दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने एक सीनियर श्वेता जी के ब्लॉग लाजवंती की टेढ़ी लकीरें, जिसमें कि जातिवाद और दलित महिलाओं के संघर्ष के बारे में बखूबी बखान किया गया है, आज उसी ब्लॉग को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। बात राजस्थान के भटेरी गांव की है। गांव के गुज्जर समुदायों के कुछ युवकों ने एक दलित औरत को सबक सिखाने की ठान ली। वो औरत सरकारी संस्थाओं की साथिन बनकर गांव में बाल विवाह रुकवाने की कोशिश कर रही थी। और तो और उसने 9 साल की बच्ची का विवाह रुकवाने के लिए एक सवर्ण परिवार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का दुस्साहस भी दिखाया था। इस समुदाय के 5 युवकों ने 22 सितंबर 1992 की शाम साथिन भवरी देवी का बलात्कार किया। भवरी देवी मेडिकल जांच, पुलिस और गांव समाज की प्रताड़ना से लेकर हर कदम पर मुसीबतों से जूझने के बावजूद न्याय पाने में असफल रही। 1995 में सेशन कोर्ट ने 5 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया। उस निर्णय में बाकायदा लिखित है कि यह अविश्वसनीय है कि कोई ऊंची जाति का पुरुष किसी दलित स्त्री का बलात्कार करेगा। इसी वर्ष 23 मार्च को हरियाणा के भगाड़ा गांव में वाल्मीकि समुदायों की 4 लड़कियों का गांव के 4 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। न्याय पाने के लिए उनका संघर्ष देश की राजधानी में धरने के रूप में अभी तक जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गांव में 14 व 15 साल की 2 नाबालिग चचेरी बहनों के साथ गांव के कुछ दबंगों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बलात्कारियों ने उन लड़कियों का शव को बड़ी बेरहमी से पेड़ पर लटका दिया। इस भयानक सीनाजोरी से अपराधियों के बिल्कुल निरापद होने का अनुमान लगाया जा सकता है। आरोपी युवक यादव जाति से संबंधित थे, जो कि उस गांव में एक प्रभावी जाति है। पुलिस ने न सिर्फ FIR दर्ज करने में आनाकानी की, बल्कि लड़कियों के परिवार वालों पर भी रिपोर्ट वापस लेने का दबाव डालती रही। अब मध्य प्रदेश से भी मिलती जुलती खबरें आ रही हैं। बदायूं की घटना के बाद अखिलेश यादव की संवेदना शून्य प्रतिक्रिया से जाहिर है कि भवरी देवी कांड के 22 वर्ष बाद भी इस तरह के मामलों में पुलिस, प्रशासन और समाज तीनों ही अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं। निर्भया कांड के बाद आई बहुचर्चित और प्राय प्रशंसित वर्मा कमेटी रिपोर्ट में जातिवाद उत्प्रेरित बलात्कार का बारंबार उल्लेख था। इसी घटना के बाद दिए गए बयान में RS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में बलात्कार नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त दलित महिलाओं पर होने वाली हिंसा शायद इनके लिए बलात्कार की श्रेणी में आते ही नहीं। ऐसी मान्यता रखने वाले वो अकेले नहीं हैं। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से पहले गांव में आने वाली किसी दलित महिला की नवविवाहिता पर गांव के जमींदार का अधिकार स्वाभाविक माना जाता था। यहाँ उद्देश्य न तो किसी देश, धर्म, संस्कृति या जाति व्यवस्था को घेरने का है और न ही किसी खास जाति के सभी पुरुषों को अमानवीय ठहराने का है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सिर्फ प्रतिरोध और आक्रोश को दिग्भ्रमित करती हैं। लेकिन यह सोचनीय है कि भवरी देवी का संघर्ष आखिर अंतहीन क्यों बन गया, या भगाड़ा की बलात्कार उत्तरजीविताओं का संघर्ष वैसा ही क्यों बनता जा रहा है। क्यों बदायूं की घटना के विरोध में हर शहर के गली चौक में 16 दिसंबर के उत्तरार्ध जैसी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकी। इन सब का जवाब पाने के लिए विभिन्न जातियों के अंतर संबंधों के इतिहास और समाज शास्त्र की गहराई में जाने की जरूरत है। जाति व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें हर एक वर्ग का एक नियत स्थान है। शुद्ध, अशुद्ध और स्वीकार्य निषिद्ध नियमों ने इन वर्गों को पारस्परिक निर्भरता के बावजूद एक दूसरे से नितांत अलग अस्तित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति व्यवस्था और लिंग भेद की गड्ढ मडड्ड ने भारतीय समाज की जो परिपाटी तैयार की है, उसमें सवर्ण पुरुष सबसे पहली और दलित महिलाएं सबसे निचली पायदान पर आते हैं। इस जटिल व्यवस्था में विवाह संबंधों में स्वीकार्य संबंधों के बजाय निषिद्ध संबंध अधिक स्पष्टता से परिभाषित है। खास तौर पर लड़कियों के मामले में हिंदू समाज में लड़की का संबंध अपने बराबर या फिर अपने से ऊंची कुल जाति में करने की परंपरा है। ऐसे में ऊंची जाति की महिला और नीची जाति के पुरुष का संबंध सर्वथा अनुचित और अवांछनीय है। जो स्त्री जितनी ही ऊंची जाति से संबंध रखती हो, उसकी लैंगिक स्वतंत्रता पर उतनी ही बंदिशें होंगी। दलित वर्ग में अपनी स्त्रियों पर ऐसा नियंत्रण लगाने की प्रथा या आवश्यकता कभी नहीं रही।
ऊंची जाति के पुरुष के लिए दलित स्त्रियां हमेशा से ज्यादा प्राप्य हैं, जबकि इसका उल्टा वर्जित है। ऐसे में सवर्ण स्त्री और दलित पुरुष के स्वेच्छा से बने संबंधों तक को रूढ़िवादी समाज का बहुत आक्रामक प्रतिरोध झेलना पड़ता है, जबकि दलित स्त्री पर सवर्ण पुरुषों द्वारा किए गए बलात्कार की भी शॉक वैल्यू बेहद कम है। जो दलित धर्मांतरित हो गए हैं उनकी भी सामाजिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं है। भारतीय उपनिवेश में जाति व्यवस्था उन धर्मों में भी पराश्रित होती गई है जिनमें इनका नामो निशान भी नहीं था। ज्यादातर समाज शास्त्रियों का मानना है कि बलात्कार का उत्प्रेरण काम वासना के बजाय पावर से जुड़ा हुआ है। अगर पितृसत्ता ने पुरुषों को ये ताकत दी है तो भारत में जाति व्यवस्था ने वही ताकत ऊंची जाति के पुरुषों के हाथों में संकेंद्रित कर दी है। ये ताकत शारीरिक नहीं, सामाजिक है। किसी ऊंची जाति के पुरुष को अपने समाज की स्त्री की रक्षा न कर पाने के लिए जितना शर्मिंदा किया जाएगा, अपने से नीची जाति की स्त्री का उत्पीड़न करने के लिए उतना नहीं। समाज और न्याय प्रणाली में समुचित और सुनिश्चित दंड और शर्मिंदगी का न होना ही ऐसे अपराधियों की ताकत है। आमतौर पर इस घटना के विरोध में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनमें या तो मीडिया के पूर्वाग्रह की चर्चा है, या देश और संस्कृति को शर्मिंदा करने की कोशिश, या फिर इन घटनाओं को बलात्कार की स्थूल श्रेणी में डाल देने की कवायद, जो कि जातिवाद के सूक्ष्म संदर्भों की अनदेखी करती है। आलोचना यह है कि इन घटनाओं को आगामी चुनावों के मद्देनजर ज्यादा तूल दिया जा रहा है। ऐसा संभव है कि इन घटनाओं को मिलने वाला मीडिया कवरेज मौसमी हो, या उस क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों और किसी राजनीतिक दल विशेष के प्रति दुराग्रह से प्रेरित हो। लेकिन मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग इन अपराधों का गुरुत्व कम नहीं कर सकती। अपराध फिर भी अपराध है और उतना ही निंदनीय है। इसी तरह देश और संस्कृति पर आक्रमण भावावेश में की गई अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। ऐसी प्रतिक्रियाएं उल्टा संबंधित वर्ग और समाज में बदलाव के प्रति और प्रतिरोध ही पैदा करती हैं। जाति आधारित भेदभाव मिटाने के तरीकों के बारे में तमाम महान सुधारकों में भी मतभेद रहा है। जहां बाबा साहेब अम्बेडकर जाति व्यवस्था के समूल नाश की बात करते थे, वहीं महात्मा गांधी सिर्फ छुआछूत जैसी कुरीतियों का ही बहिष्कार करने के पक्ष में थे। तरीका चाहे जो भी अपनाया गया हो, दलित महिलाओं की स्थिति में सुधार की गति 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत को ही चरितार्थ करती नजर आ रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि विपक्षी दलों के नेता भी ऐसे अवसरों को भुनाने का प्रयास करते दिख रहे हैं, मगर आंकड़ों की माने तो दलित उत्थान के नाम पर वोट पाने वालों के शासन में भी दलित औरतों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दलित महिलाओं को अपने आप में कभी एक वर्ग या वोट बैंक के रूप में नहीं देखा गया। महिलाओं या फिर दलितों के उत्थान की योजनाओं में भी उनका भला समझकर हर एक सरकार ने अपने कर्तव्यों की तिश्री समझ ली। ऐसा अनुमान था कि दलितों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का फल अंततः दलित महिलाओं तक भी पहुंच ही जाएगा, लेकिन अब तक ये मिथ्या अवधारणा ही साबित हुई है। तमाम उदाहरणों से जाहिर है कि जातिगत बलात्कार का प्रतिफल चाहे अन्य यौन हिंसा जैसा ही दिखे, मगर इसके पीछे का उद्देश्य, इरादा और उत्प्रेरण बहुत अलग है। इसलिए इन पर अलग से चर्चा किए जाने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं को धड़ल्ले से अंजाम दिया गया क्योंकि ऐसा आसानी से किया जा सकता था और करके आसानी से बचा भी जा सकता था। इसलिए बलात्कार अपराधियों के लिए दलित महिलाओं को उनकी हद दिलाने का सबसे सुगम रास्ता बन गया। ऐसी स्थिति में दलित लड़कियों के साथ हुई इन घटनाओं के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए? इसमें कानूनी पेचीदगी यह है कि कानून कभी भी उद्देश्य या अपराध के पीछे इरादों के आधार पर सजा नहीं दे सकता। लेकिन अगर 2 अलग अलग बीमारियों के लक्षण समान भी हों तो दोनों के इलाज के लिए एक ही दवा काम नहीं कर सकती। इससे पहले भी दलित उत्पीड़न रोकने के लिए भारत सरकार ने 1989 में यानी कि 1989 में शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब एक्ट पास किया था, जिसके तहत आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। साथ ही जातिवाद हिंसा को गैर जमानती अपराध बना दिया गया था। हालांकि जातिवाद की गहरी जड़ों के कारण ऐसे कानूनों का क्रियान्वयन अपने आप में एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते ऐसे कानून अक्सर दंतहीन साबित होते हैं। लेकिन समाज विशेष की संरचना के हिसाब से यदि न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण हो जाए तो उसे तटस्थ बनाने को कोई ना कोई तरीका निकालना तो आवश्यक हो जाता है। यह एक दुखद सत्य है कि किसी भी समाज में किसी व्यक्ति के न्याय पाने की संभावना उसकी सामाजिक स्थिति के समानुपाती होती है, जिसका सामाजिक ओहदा, धर्म, जाति, संख्या, आर्थिक या लैंगिक किसी भी आधार पर कमतर है, उनको न्याय मिल पाने की संभावना बहुत क्षीण होती है। ऐसी स्थिति में दलित स्त्रियां अपनी जाति और लिंग के आधार पर दोहरा दमन झेलती हैं। दलित महिलाओं के बलात्कार पर प्रशासन, कानून और मीडिया
तीनों को ही चुप्पी का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कानून व्यवस्था में कोई परिवर्तन होना या ना हो, कम से कम बड़े पैमाने पर विमर्श और प्रतिरोध के जरिए नागरिकों और न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों को ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील बनाने की पहल तो होनी ही चाहिए। कुल मिलाकर दलित महिलाओं के संघर्ष को एक ऐसा अंधा कुआं बनने से बचाना होगा जिसमें ना तो रोशनी हो और ना ही रास्ता।